नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। आज मैं जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है अधिकार। मौलिक अधिकार का अर्थ, अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक अधिकारों के इतिहास के बारे में कि अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या होते हैं और जिन जिन देशों के संविधान द्वारा आज नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनके पीछे क्या इतिहास रहा है और हमारा जो मुख्य जो बिंदु रहेगा वो रहेगा भारतीय संविधान कि भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को किस प्रकार मौलिक अधिकार दिए गए, भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और अंत में जो है आपको जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो है बहुत प्रकार के वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपको जो है आगामी प्रतियोगिताओं के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो हम शुरू करते हैं, अधिकार क्या है। तो सबसे पहले अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों को जानने से पूर्व हमें यह जानना आवश्यक है कि अधिकार क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मीनिंग ऑफ राइट। तो अधिकार क्या होते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह जो है समाज में रहता है और उस समाज का हिस्सा होने के नाते जो है उस मनुष्य को अपने जीवन के विकास के लिए बहुत सारी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। तो उन सभी सुविधाओं को एक व्यक्ति तभी प्राप्त कर सकता है जब वह उस समाज का हिस्सा हो। तो अधिकार क्या होता है, अधिकार मनुष्य के सामाजिक जीवन को समृद्ध बनाने के लिए समाज और राज्य द्वारा मनुष्य को दी जाने वाली सुविधाओं को कहा जाता है। अधिकार जो है एक प्रकार की सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को समाज और राज्य के द्वारा दी जाती है। इन सुविधाओं के बिना कोई भी मनुष्य जो है अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। प्रोफेसर लास्की जो है एक राजनीतिक विद्वान हुए हैं। इनके अनुसार अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों का नाम है, अधिकार उन सामाजिक परिस्थितियों का नाम है जिनके बिना किसी भी व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव नहीं है या जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता। तो प्रोफेसर लास्की के अनुसार अधिकार वे आवश्यक शर्तें हैं या वे आवश्यक सामाजिक परिस्थितियां हैं किसी भी व्यक्ति के जीवन में जिनके बिना कोई भी व्यक्ति अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, अर्थात व्यक्ति सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास नहीं कर सकता। तो सारांश में यदि हम कहें निष्कर्ष में, तो अधिकार क्या होते हैं, ये समाज और राज्य द्वारा मनुष्य के लिए दिए जाते हैं। जो व्यक्ति समाज और राज्य के अंदर रहता है तो उसको कुछ जो है सुविधाएं होती है, उसे कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं। वे ये जो है मनुष्य के लिए होते हैं, समाज और राज्य द्वारा जो है सुविधाएं और स्वतंत्रताएं दी जाती है। अब अधिकार जो है क्या होते हैं, अधिकार को जो है 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। ये जो सुविधाएँ जो है समाज और राज्य में व्यक्तियों को मिलती है, इनको जो है 3 श्रेणियों में बाँटा गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक अधिकार, जिनको जो है नेचुरल लॉ कहा जाता है। तो प्राकृतिक अधिकार के जनक जॉन लॉक को माना जाता है। प्राकृतिक अधिकार जो है अधिकारों का पहला प्रकार है। अभी मैं मौलिक अधिकारों के बारे में नहीं बता रहा हूँ, अभी हम सिर्फ ये जान रहे हैं कि अधिकार क्या है। तो अधिकारों की श्रेणी में जो पहली श्रेणी आती है वो है प्राकृतिक अधिकार। प्राकृतिक अधिकार का अर्थ क्या है ये हमें जानना आवश्यक है। जो अधिकार किसी मनुष्य को जो है प्रकृति से प्राप्त होते हैं, अर्थात जब मनुष्य इस धरती पर आया तो उसे कुछ अधिकार
जो है इस धरती पर जो है उसके आने के साथ ही प्राप्त हुए। जैसे जीवन जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार किसी भी मनुष्य को ना तो किसी संस्था द्वारा दिया गया है, बल्कि यह भगवान द्वारा दिया गया एक ऐसा अधिकार है। जब मनुष्य इस धरती पर आया तो यह जीवन का अधिकार व्यक्ति के साथ ही था। तो यह प्राकृतिक जो है अधिकार में आता है। और जो प्राकृतिक अधिकार के जो जनक माने जाते हैं, अर्थात जिस विद्वान ने सबसे पहले जो है व्यवस्थित जो है अधिकारों के बारे में लिखा, और जिस विद्वान को जो है अधिकारों का जनक भी कहा जाता है, वो जॉन लॉक है। और जिस विद्वान को प्राकृतिक अधिकारों का जनक भी कहा जाता है, वो जॉन लॉक है। जॉन लॉक इंग्लैंड के एक महान विद्वान थे, और इंग्लैंड में शानदार क्रांति की जो है इनको जनक माना जाता है। इंग्लैंड में शानदार क्रांति मीन्स ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो है 1688 में हुई थी। और ग्लोरियस रेवोल्यूशन के द्वारा जो है इंग्लैंड में जेम्स द्वितीय को जो है संसद को जो है कुछ संसद के द्वारा जो है नागरिकों को अधिकार देने पड़े थे। अर्थात इंग्लैंड में क्या हुआ था, इसको जो है प्रथम जो है ब्लडलेस, ब्लडलेस मीन्स कि बिना खून की क्रांति कहा जाता है। अर्थात ये पहली क्रांति हुई जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, और लोगों को जो है जो मोनार्की थी वहाँ की, जो वहाँ का जो है टिरेनिकल शासन था जिसमें लोगों को अधिकार और सुविधाएं नहीं मिल रहे थे, तो जब जॉन लॉक के विचारों से प्रभावित होकर इंग्लैंड के लोगों ने जो है शानदार क्रांति की, तो जो है वहाँ के राजा को विवश होकर, जेम्स द्वितीय को विवश होकर लोगों को अधिकार और सुविधाएं उन्हें देनी पड़ी। अर्थात उन्हें जो है उनका जीवन, अर्थात लोगों को न्याय प्राप्त हुआ, उनको जो है कानून का शासन प्राप्त हुआ। तो जॉन लॉक के अनुसार जब जो है मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में रहता था, अर्थात प्रकृति की अवस्था को राजनीतिक विद्वान मानते हैं कि जब जो है राज्य इस जो है धरती पर जो है जन्मा, या जो है लोगों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए बनाया गया, तो उससे पहले वो कहते कि एक प्राकृतिक अवस्था थी जिसमें भी लोग रहते थे। तो लॉक के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था थी वो शांतिमय व्यवस्था थी, उसमें लोग जो है सुख और शांति से रहते थे, वो एक दूसरे का भला बुरा समझते थे। और वो कहते हैं कि मनुष्य स्वभाव से एक अच्छा प्राणी है, तो इसलिए मनुष्य जो है मिलजुल कर रहता है। तो लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, या कुछ जो है अधिकार प्राप्त थे। जैसे जीवन का अधिकार, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, राइट टू लाइफ, कि व्यक्ति इस धरती पर आया है तो ईश्वर द्वारा उसको जीवन दिया गया है, तो इस जीवन के अधिकार को मनुष्य से कोई भी नहीं छीन सकता। दूसरा है संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, कि जो है संपत्ति रखने का अधिकार जो है मनुष्य को है। लॉक ने कहा प्राकृतिक अवस्था में जो व्यक्ति रहेगा, और जो व्यक्ति जिस जो है भूमि पर जो है मेहनत करके जो है अपना पसीना बहाता है, वो भूमि जो है उसकी हो जाती है। और तीसरा जो है लॉक कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार जो है मनुष्य जो है स्वतंत्र है, वह प्रकृति में जो है प्रत्येक कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। वह स्वतंत्र किस आधार पर है, क्योंकि व्यक्ति यह समझता है उसके लिए क्या अच्छा है और उसके लिए क्या बुरा है, इसलिए वह अपनी स्वतंत्रता का आनंद अच्छे से लेता है। तो ये लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जो है जनक कहा जाता है। और लॉक ने जो है संपत्ति के अधिकार में जीवन तथा स्वतंत्रता के अधिकार को शामिल किया है। इसलिए जो है लॉक के प्राकृतिक अधिकार जो है इसलिए जो है लॉक को प्राकृतिक अधिकारों का जनक कहा जाता है। जो दूसरा अधिकार का प्रकार है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अभी मैं आपको अधिकार के बारे में बता रहा हूँ, मौलिक अधिकार के बारे में हम बाद में आएंगे। और ये मैं पहले ही रिपीट कर चुका हूँ कि अधिकार जो है मनुष्य को समाज और राज्य से मिलने वाली वे सुविधाएं हैं जिनके बिना वे व्यक्ति जो है अपने जीवन का विकास नहीं कर सकते। तो दूसरी श्रेणी है नैतिक अधिकार। नैतिक अधिकार क्या होते हैं? नैतिक अधिकारों के पीछे कोई कानूनी शक्ति नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? अर्थात नैतिक अधिकार वे अधिकार है, यदि किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं मिलते हैं तो वे व्यक्ति जो है इनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। अर्थात ये नैतिक आधार पर होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए
प्रत्येक माँ बाप का यह नैतिक कर्तव्य है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो जो है बुढ़ापे में अपने बच्चों से सेवा कराएं। लेकिन लेकिन यदि कोई बच्चा है, वह बुढ़ापे में यदि अपनी माता-पिता की सेवा नहीं कर रहा है, क्योंकि यह उसका नैतिक अधिकार है कि उसको बुढ़ापे में अपने माता-पिता की जो है सेवा करनी चाहिए। लेकिन यदि वह जो है बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है, तो जो है माता-पिता जो है किसी न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते कि हमारा बच्चा जो है हमारी सेवा नहीं कर रहा। कारण क्या है? क्योंकि नैतिक अधिकारों को राज्य की मान्यता प्राप्त नहीं होती और लोग जो है लोकमत के कारण या सामाजिक रीति रिवाजों के समर्थन के कारण इनका पालन करते हैं। जैसे नैतिक अधिकारों में हम जो है नैतिक शिक्षा से संबंधित अधिकारों को भी ले सकते हैं। जैसे देखो, नैतिक अधिकार में हम कह सकते हैं जैसे जो है नैतिक नैतिक मीन्स ये मॉरलिटी से रिलेटेड होती है। जैसे हम कहते हैं सदा सच बोलो। यदि कोई व्यक्ति सदा सच नहीं बोलता है तो आप उसको जो है उसको कोई जो है न्यायिक जो है या न्यायालय में आप उसको नहीं ले जा सकते। तो नैतिक अधिकारों के पीछे जो है कानूनी या वैधानिक शक्ति नहीं होती, क्योंकि इनका आधार ही मॉरलिटी होता है, अर्थात जो है समाज के नीति नियमों को जो है उनके डर से जो है लोग जो है सामाजिक रीति रिवाजों के डर से या इनको इनका समर्थन प्राप्त होता है और इन्हीं के भय के कारण जो है लोग इनका पालन करते हैं। तीसरा है वैधानिक अधिकार, जिसको कहते हैं लेजिस्लेटिव राइट। कि वैधानिक अधिकार क्या होते हैं? वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनको जो है कानून की स्वीकृति होती है। अर्थात वैधानिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं और जिन्हें कानून की स्वीकृति प्राप्त होती है और जिनकी प्राप्ति के लिए कानून की शरण में जो है जिनकी प्राप्ति के लिए हम कानून की शरण ले सकते हैं। अर्थात यदि किसी नागरिक को उस देश के संविधान द्वारा जितने भी जो है मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वैधानिक अधिकार दिए गए हैं, यदि नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तो प्रत्येक नागरिक जो है उस देश के जो है न्यायालय में जाकर अपने जो है उन वैधानिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं और न्यायालय जो है उस देश के नागरिकों के जो है जो वैधानिक अधिकार है उनकी सुरक्षा करता है और प्रत्येक देश के नागरिकों को उस देश के संविधान द्वारा ये अधिकार जो है प्रदान किए जाते हैं। तो वैधानिक अधिकारों के पीछे जो है न्यायालय की शक्ति होती है। अब जो है हम पढ़ते हैं कि अधिकारों को आगे अधिक जो है श्रेणियों में विभाजित किया गया है। जैसे नागरिक या सामाजिक अधिकार। नागरिक या सामाजिक अधिकारों का वर्गीकरण जो है विभिन्न श्रेणियों में किया गया है। जैसे नागरिक और सामाजिक अधिकार में सिविल जो है राइट्स में जीवन का अधिकार, ठीक है, कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है अपने जीवन का अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन का अधिकार का आनंद लेने की स्वतंत्रता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वह जिस प्रकार का कार्य करना चाहे वह कर सकता है। लेकिन जो है यह आपको पता है कि सभ्य समाज में वही कार्य जो है वही स्वतंत्रताएं एक व्यक्ति जो है एंजॉय कर सकता है या उन्हीं स्वतंत्रताओं का आनंद ले सकता है जो स्वतंत्रताएं दूसरे की स्वतंत्रताओं का हनन ना करे। समानता का अधिकार, अर्थात प्रत्येक देश के संविधान द्वारा सभी नागरिकों को एक समान बनाया गया होता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। नौकरियों में सबको अवसर की समानता है, अर्थात सभी लोग जो है नौकरी में बिना किसी जो है जाति धर्म के भेदभाव के जो है बल पर नहीं, बल्कि जो है बिना जाति भेदभाव के आधार पर यदि उनमें योग्यता है तो वो जो है नौकरी को प्राप्त करते हैं। और कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं, अर्थात कानून सभी लोगों के लिए एक समान है। और इसके अलावा जो है जो दूसरी श्रेणी है वो है राजनीतिक अधिकार। तो अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों की श्रेणी में भी जो है रखा जाता है। जिस प्रकार के राजनीतिक अधिकार है, जैसे मत अधिकार, मत देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अर्थात जिस व्यक्ति की आयु जो है 18 वर्ष हो जाती है या 18 वर्ष से ऊपर हो जाती है तो उसको मत देने का
अधिकार है। और यह आयु जो है, जब भारतीय संविधान बना था तो भारत में लोगों को मत देने की आयु 21 वर्ष थी, और बाद में यह जो है 18 वर्ष कर दी थी। चुनाव लड़ने का अधिकार, भारत में प्रत्येक नागरिक को चुनाव लड़ने का अधिकार है। चाहे वो पंचायत के लिए जो है चुनाव लड़ना हो, चाहे वो जो है लोकसभा के लिए हो, चाहे वो राज्यसभा के लिए हो, चाहे वो राज्यपाल के लिए हो, चाहे वो भारत के राष्ट्रपति के लिए हो। यदि व्यक्ति योग्यताएं रखता है, और योग्यता क्या है, मिनिमम जो है आयु की योग्यता है। बाकी योग्यताएं तो इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो है एजुकेशन की योग्यता हमारे यहाँ पर अभी किसी भी जो है चुनाव लड़ने के लिए नहीं है भारत में। तो मिनिमम जो है एज होनी चाहिए। जैसे यदि आप पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं तो व्यक्ति की आयु जो है 21 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए, और जो है राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए। उसी प्रकार जो है राज्य विधानसभा के लिए 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, राज्य विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए जो है यह आयु जो है 35 वर्ष होनी चाहिए, और उसी प्रकार राज्यपाल बनने के लिए भी यह आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अब यह प्रश्न उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए योग्यता क्या चाहिए, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में जिस भी जो है दल के व्यक्ति को जो है बहुमत प्राप्त होता है, वहीं से प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो लोकसभा में जो चुनाव लड़ने की आयु है वो 25 वर्ष है, इसलिए भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव मतलब उसके लिए जो आयु है, मिनिमम आयु, वो 25 वर्ष ही होगी। तो अभी तक मैंने आपको समझाया कि अधिकार क्या है। अभी तक हमने सिर्फ ये जानना अधिकार क्या है और उन अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। लेकिन अब हम जानेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। मौलिक मीन्स फंडामेंटल, फंडामेंटल मीन्स बेसिक। मौलिक अधिकार क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मौलिक अधिकारों का इतिहास, कि मौलिक अधिकारों का इतिहास किसके संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान के संदर्भ में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, और जो है भारतीय संविधान में इनको किस प्रकार शामिल किया गया। तो सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में यूएसए के संविधान से लिए गए हैं, अर्थात यूएसए के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है। यूएसए में क्या हुआ, यूएसए जो है यूएसए ने, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1776 में जो है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, और यूएसए ने जो है 1789 में अपना जो है संविधान लागू कर दिया गया था। तो जब जो है यूएसए ने 1789 में अपना संविधान लागू किया, तो उसमें जो है नागरिकों को, क्योंकि जो है उस 1776 तक जो है अमेरिका भी जो है कॉलोनी के रूप में रहा है, यह भी जो है उपनिवेशवाद के अधीन रहा है, वो यह भी जो है ब्रिटिशर्स की एक कॉलोनी थी। तो उस जो है उपनिवेशवाद के समय में जो है अमेरिका के नागरिकों ने भी बड़ी सारी जो है ज़्यादतियाँ सही थी, उनको उनके बहुत सारे अधिकार जो है नहीं मिले थे जब वो जो है उपनिवेशवादी ताकतों के अधीन थे। तो जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ तो अमेरिका का संविधान जब 1789 ईस्वी में 1789 में लागू किया गया, तो अमेरिका ने बिल ऑफ राइट के द्वारा, बिल ऑफ राइट एक डॉक्यूमेंट के द्वारा जो है, एक चार्टर है, इस चार्टर के द्वारा जो है यूएसए में नागरिकों को उनके जो है अधिकार दिए गए, नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार दिए गए, अर्थात नागरिकों को लिखित रूप में संविधान में अधिकार दिए गए। बिल ऑफ राइट जो है 1789 में जो है कांग्रेस में रखा गया था, और ये 1791 में इसको रेटिफिकेशन मिल गई थी, यह इनेक्ट हो गया था। इसको स्वीकृति मिलने के बाद लोगों को अधिकार मिल गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से प्रभावित होकर लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों वाला भाग है, अर्थात भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, अनुच्छेद जो है 14 से 32 कहो या 12 से 35 कहो, इस भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
फिर से रिपीट कर रहा हूँ, भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 32 या 14 से 35 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा क्या है? एक ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम है। मैग्ना कार्टा 15 जून 2015 को इंग्लैंड की संसद द्वारा लागू हुआ था। मैग्ना कार्टा 15 जून 1215 को इंग्लैंड की संसद में लागू हुआ था। अब मैग्ना कार्टा था क्या? यह एक ग्रेट चार्टर ऑफ फ्रीडम है, अर्थात इसके तहत इंग्लैंड में नागरिकों को कई अधिकार मिले, वहाँ पर न्याय की स्थापना हुई, वहाँ पर लोगों को स्वतंत्रता हुई मिली। इसी प्रकार जिस प्रकार मैग्ना कार्टा के तहत इंग्लैंड में लोगों को अधिकार मिले, उसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा भारतीय नागरिकों को अधिकार प्रदान किए गए हैं। इसीलिए इसको जो है भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में दिए गए हैं। अब अनुच्छेद 12 में क्या है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है, और अनुच्छेद 13 में जो है ये बताया गया है कि लॉ इन कंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट, की लॉ जो है फंडामेंटल राइट के संदर्भ में ये बताया गया है कि जो है कानून क्या क्या है। अब हम जानते हैं मौलिक अधिकार का अर्थ, कि मौलिक अधिकार वास्तव में क्या है। तो मौलिक अधिकार जो है वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनका वर्णन किसी देश के संविधान में होता है, और जो किसी देश के नागरिक को, अर्थात जो किसी देश के नागरिकों को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। अर्थात ये अधिकार क्या है? इनका वर्णन किसी देश के संविधान के अंदर दिया गया होता है, और ये उस देश के नागरिकों को उस देश का नागरिक होने के नाते प्राप्त होते हैं। और ये जो मौलिक अधिकार है ये सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक जो है श्रेणी के होते हैं, और ये किसी भी व्यक्ति के जीवन के जो है चहुमुखी विकास, किसी भी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए ये आवश्यक होते हैं। इनको जो है मौलिक अधिकार इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फंडामेंटल है, ये बेसिक है, ये किसी व्यक्ति के जीवन के विकास के लिए आवश्यक है, और किसी देश के संविधान के द्वारा जो है इनको उस देश के नागरिकों को जो है दिया जाता है। तो भारत के संविधान के द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए यदि वो मौलिक अधिकार किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं, तो उन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है न्यायालय की शरण ले सकते हैं। तो होप आप लोगों को यह समझ आ गया होगी कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को दिए जाते हैं, ताकि उस देश के नागरिक अपने जीवन का चहुमुखी विकास कर सके। भारत के संविधान के द्वारा भी नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इसी प्रकार जो है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, चाहे वो यूनाइटेड किंगडम हो, मीन्स ब्रिटेन हो, इंग्लैंड हो, या चाइना हो, जापान हो, स्विट्ज़रलैंड हो, इन देशों के नागरिकों को जो है इन देशों के संविधान के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। जब भारतीय संविधान बना था, अर्थात जो है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो है एनेक्ट किया गया था, तो और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। तो जब इसको लागू किया गया था, उस समय भारतीय संविधान में आरंभ में 7 प्रकार के मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को दिए गए थे। लेकिन 44th अमेंडमेंट में 44वें संशोधन द्वारा 1978 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों से अनुच्छेद 31, 44वां संवैधानिक संशोधन 1978 में आया, जिसके तहत भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों वाले भाग से अनुच्छेद 31 क्या था? संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी था, यह एक मौलिक अधिकार था। और 19 का इन जो है मौलिक अधिकारों को जो है मौलिक अधिकारों की सूची से बदलकर इनको जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इनको जो है मौलिक अधिकारों से लीगल राइट बना दिया गया, और भारतीय संविधान की अनुच्छेद 12
में जो है 12A में अनुच्छेद 300 ए जोड़कर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में जो है अनुच्छेद 300 ए जोड़कर जो है जो संपत्ति का अधिकार पहले फंडामेंटल राइट था, उसको जो है अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। इसका अर्थ क्या है कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था और उस मौलिक अधिकार को जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया। कहने का अभिप्राय यह है कि जब जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो व्यक्ति का ईच एंड एवरी क्लेम टू प्रॉपर्टी वुड नॉट बी प्रॉपर्टी राइट, कि व्यक्ति का जो भी जो है क्लेम होगा प्रॉपर्टी के लिए, वो दैट वुड नॉट बी प्रॉपर्टी राइट। अर्थात जो है राज्य जो है किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको उस अवस्था में जो है एक्वायर कर लेगा यदि जो है व्यक्ति की पर्सनल जो प्रॉपर्टी है, यदि वह जो है राष्ट्र निर्माण के काम के लिए जो है लगनी है, तो उस अवस्था में कानून के द्वारा व्यक्ति की संपत्ति को राज्य जो है ले सकता है। उदाहरण के लिए कि आपका घर जो है, आपका घर सड़क के किनारे हैं और सड़क पहले जो है 2 लाइन वाली थी, सड़क पहले 2 लाइन थी और आप जो है अब सरकार ने यह निर्णय किया कि यह जो रोड है यह राष्ट्रीय महत्व से बहुत महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय महत्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है रोड, और इसको जो है 2 लाइन से 4 लाइन किया जाना चाहिए। और उस अवस्था में जो रोड के साथ जितनी भी पर्सनल प्रॉपर्टी वाले लोग हैं, अर्थात जिन भी लोगों ने सड़क के साथ जो है घर डाला है, तो उनको जो है सरकार एक नोटिस निकालेगी कि जो है 4 लाइन जो है राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट है, तो आपको जो है अब इस जगह को छोड़ना होगा। उसके बाबत में जो है सरकार आपको कुछ एक कंपनसेशन दे सकती है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास एक ही घर है, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मैं जो है इस जगह से नहीं जाऊंगा, मेरे पास सिर्फ एक ही जो है घर है। सरकार आपको कंपनसेशन देगी, लेकिन यदि आप उस जगह से नहीं हटते हैं तो सरकार जो है लॉ के द्वारा आपको उस जगह से हटाएगी। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब पहले यह मौलिक अधिकार था तो आप अगर जो है पहले की अवस्था में जब यह मौलिक अधिकार था तो आप मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते थे कि मेरी प्रॉपर्टी है लेकिन सरकार मुझसे ले रही है। लेकिन सरकार ने अब इसको लीगल राइट बना दिया कि जहाँ जहाँ भी जो है सरकार अगर को लगता है कि थ्रू लॉ यदि वह ज़मीन जो है वह पब्लिक पर्पज़ के लिए लग रही है, चाहे वो रोड है, चाहे वो जो है कोई वहाँ पर इम्पोर्टेंट माइन निकल जाती है, चाहे वो गोल्ड माइन हो, चाहे वो तेल हो, या कोई इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री लगनी है, तो सरकार आपकी प्रॉपर्टी को आपसे जो है लीगल अथॉरिटी के द्वारा ले सकती है। और दूसरा, पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के द्वारा, फॉर एग्जांपल यदि किसी ने बैंक से लोन लिया है और वह जो है बैंक का लोन रिटर्न करने में असमर्थ हो गया है, तो सरकार जो है थ्रू लॉ जो है आपकी पेमेंट ऑफ कंपनसेशन के लिए जो है आपकी ज़मीन को आपसे ले सकती है। तो ये जो है लीगल राइट बना दिया है, कानूनी राइट बना दिया है, और जो है बैंक जो है ऐसा कर सकता है और सरकार जो है थ्रू एक्शन ऐसा कर सकती है। अब इसका अर्थ क्या हुआ कि यह एक लीगल राइट है, इसका अर्थ यह हुआ कि कानून की अथॉरिटी के बिना किसी भी व्यक्ति की संपत्ति नहीं ली जा सकती। अर्थात जब तक कानून की अथॉरिटी नहीं होगी तब तक आप किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को उससे नहीं छीन सकते। इसलिए यह जो है मौलिक अधिकारों की सूची से इसको जो है अनुच्छेद 300 ए में एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 32 में दिए गए मौलिक अधिकारों के बारे में। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूँ कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। मौलिक अधिकार वे अधिकार है जो किसी देश के नागरिकों को उस देश के संविधान के द्वारा दिए जाते हैं। यदि कोई सरकार या जो है कोई अथॉरिटी यदि नागरिकों के इन अधिकारों का शोषण करती है, तो नागरिकों के पास यह अधिकार है कि वे जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपने अधिकारों
अधिकारों को प्राप्त करने के लिए जा सकते हैं। तो सबसे पहला जो भारत के संविधान के जो है मौलिक अधिकारों को, जब आरंभ में यह 7 अधिकार थे, लेकिन जब संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया तो वर्तमान भारतीय संविधान में जो है 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त है, क्योंकि इसमें से संपत्ति के अधिकार को निकाल दिया गया है। तो सबसे पहला जो अधिकार है वो है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। सबसे सिंपल तरीका बताता हूँ मैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक है भारत में दिए गए मौलिक अधिकारों को याद करने के लिए, इनको लर्न करने के लिए। तो वो तरीका क्या है, अगर आप देखेंगे तो नीचे मैंने जो है शॉर्ट में एक्रोनिम बनाया है EFERCR, अर्थात EFERCR, ये आपने शॉर्ट में याद रखना है, EFERCR। ई से क्या है, इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, अर्थात समानता का अधिकार। यह जो है अनुच्छेद 14 से 18 में है। और एफ से क्या होगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में भारतीय नागरिकों को दिया गया है। और फिर आता है तीसरे नंबर पर ई मीन्स राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। यह जो है अनुच्छेद 23 से 24 में है। और चौथा है आर से है रिलीजन, तो मीन्स जो है राइट टू जो है रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह जो है अनुच्छेद 25 से 28 में है। और फिर आता है आर के बाद सी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो है शैक्षणिक जो है अधिकार, अर्थात जो है अल्पसंख्यकों का जो है शिक्षा संबंधी जो है अधिकार। ये आता है अनुच्छेद 29 और 30 में। और लास्ट है आर मीन्स रेमेडी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आता है अनुच्छेद 32 में। तो ये आप शॉर्ट में याद कर सकते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस प्रकार दिए गए हैं। तो अब मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा कि समानता के अधिकार में कौन कौन से जो मौलिक अधिकार है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो अनुच्छेद 14 में यह कहा गया है कि प्रत्येक नागरिक जो है कानून के समक्ष समान है, अर्थात विधि के समक्ष समानता है, अर्थात जो है राज्य सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून का प्रावधान करेगा। यह जो है अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में है किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, जाति या जो है लिंग, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में है जो है सभी लोगों को नौकरियों के लिए जो है एक समान अवसर की प्राप्ति दी गई है। अनुच्छेद 16 में है सभी नागरिकों को एक समान अवसर प्राप्त किए गए हैं नौकरियों के लिए। और अनुच्छेद 17 में है कि अस्पृश्यता को, अनटचेबिलिटी को अनुच्छेद 17 के तहत जो है समाप्त कर दिया गया है। और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों की समाप्ति। अब इसका अर्थ क्या है, एंटाइटलमेंट की समाप्ति, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी अन्य देश से राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना जो है किसी भी प्रकार की उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। यदि आपने इतिहास के बारे में यदि आप लोगों को ज्ञान होगा तो आपने देखा होगा इतिहास में बहुत सारे विद्वान, बहुत सारी जो है शासकों ने जो है दूसरे लोगों को बहुत सारी उपाधियां दी हुई थी, चाहे वो जो है नानाजी पेशवा जो है थे, या बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जैसे दीवान की उपाधि या बहुत सारी उपाधियां दी गई थी। तो इस प्रकार की कोई भी उपाधि जो है भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना जो है कोई भी व्यक्ति दूसरे देश से नहीं ले सकता। जैसे भारत में पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, ये एक प्रकार की उपाधियां हैं। ये तो भारत के नागरिकों को मिलती है, लेकिन दूसरे देशों से आप जो है इस प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं ले सकते। या राज्य जो है सेना या अकादमिक सम्मान के सिवाय राज्य जो है अन्य किसी भी प्रकार की उपाधि का प्रावधान नहीं करेगा। जैसे सेना में उपाधि दी जाती है या एकेडमिक में उपाधियां दी जाती है, इसके अलावा कोई और उपाधि नहीं देगा। और दूसरा जो अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार, जो सबसे इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 19 से 22। तो अनुच्छेद 19 में
जो है नागरिकों को 6 प्रकार की सिविल लिबर्टीज़ दी गई है। याद रखना है, अनुच्छेद 19 में नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है, सिविल लिबर्टीज़ दी गई है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे 19A में जो है विचार, अभिव्यक्ति एवं प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता दी गई है और प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। प्रेस मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो स्वतंत्र है, जो है अपनी अपनी जो है अपनी जो है न्यूज़ छपवाने के लिए, और जो है क्योंकि प्रेस को, ये आपने याद रखना है, प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है। लोकतंत्र के 3 स्तंभ क्या हुए? एक तो विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये 3 स्तंभ हुए। चौथा स्तंभ जो है इसको लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लोकतंत्र का प्रहरी भी कहा जाता है, वॉचडॉग ऑफ जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है प्रेस को। तो इसके अलावा जो 19B है कि शांतिपूर्वक तरीके से लोग जो है किसी भी स्थान पर खड़े हो सकते हैं, अर्थात 19 आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है उसमें जो 19 सब सेक्शन 1 है उसमें जो है प्रेस की स्वतंत्रता है, 19 सब सेक्शन 2 है उसमें जो है नागरिकों को जो है किसी भी एक स्थान पर शांतिपूर्वक तरीके से बिना शस्त्र के एकत्रित होने की जो है स्वतंत्रता है। लेकिन यदि आप किसी स्थान पर जो है स्वतंत्र जो है शस्त्रों के साथ खड़े हो गए हैं तो फिर आपकी स्वतंत्रता जो है खतरे में पड़ जाएगी। इसके अलावा जो है 19 जो आपका C है उसमें किसी भी प्रकार के संघ बनाने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। 19D में कि भारत के किसी भी विभाग में या किसी भी भूभाग में जो है कोई भी नागरिक जो है स्वतंत्रता पूर्वक तरीके से इधर उधर घूम सकता है। 19G में है निवास की स्वतंत्रता, और इसके अलावा जो है जो और अनुच्छेद है उसमें व्यापार, व्यवसाय एवं जो है रोजगार करने की स्वतंत्रताएं भी दी गई है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है 19 के अलावा जो है अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 20 में जो है राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ है, और अनुच्छेद 21 में राइट टू लिबर्टी है, जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 20 में है, और अनुच्छेद 21 में राइट टू लिबर्टी है। लेकिन अनुच्छेद 21A, ये याद रखना है, कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, अनुच्छेद 21A जो है भारतीय संविधान में 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। जो अनुच्छेद 21A है यह जो है स्वतंत्रता का अधिकार, यह जो है शिक्षा का अधिकार है, यह जो है शिक्षा का अधिकार है कि राज्य जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाया गया। तो इसके तहत जो है शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को दिया गया है कि राज्य जो है उनको निःशुल्क तथा जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। इसलिए आप देखते हैं कि जो है 6 से 14 वर्ष तक मीन्स 1 से 8वीं कक्षा तक जो है विद्यार्थियों को मुफ्त जो है शिक्षा प्राप्त है, अर्थात उनको स्कूल से पुस्तकें मिलती है, उनके खाने के लिए जो है मिड डे मील का प्रावधान किया गया है। तो वो जो है इस जो है अनुच्छेद के तहत जो है भारत में जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को यह जो है शिक्षा का अधिकार जो है 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है ऐड किया गया था। इसके अलावा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 और 24 में है, और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से 28 में है कि किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म संप्रदाय का जो है उसकी जो है प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। और यह भी कहा गया है कोई भी राज्य जो है किसी भी व्यक्ति के जो है विशेष धर्म के प्रचार प्रसार की जो है पर बल नहीं देगा, अर्थात राज्य जो है धर्मनिरपेक्ष रहेगा, वो किसी विशेष धर्म के प्रचार प्रसार के लिए टैक्स के लिए लोगों को नहीं कहेगा। और फिर है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, अर्थात जो है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए जो है इसमें जो है अधिकारों की व्यवस्था की गई है। और फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को यह जो है अनुच्छेद 32 में है, और इसको जो है संविधान की हृदय और आत्मा भी कहा गया है, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है कहा गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को ये कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने।
क्यों कहा गया है इसको भारतीय संविधान की आत्मा? क्योंकि यदि ऊपर के लिखे हुए 5 अधिकार नागरिकों को प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन जो है अधिकारों की प्राप्ति के लिए वे नागरिक जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ताकि वे इन मौलिक अधिकारों को प्राप्त करें न्यायालय की जो है न्यायालय की सहायता के द्वारा। और अनुच्छेद 226 के द्वारा जो है आप उच्च न्यायालय में कोई भी नागरिक जा सकता है इन जो है रिट्स की हेल्प से, और अपने जो है अधिकारों को वो प्राप्त कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 में जो है 5 प्रकार की जो है रिट्स का वर्णन किया गया है, 5 प्रकार की रिटें दी गई है। अर्थात 5 प्रकार की रिट्स का अर्थ क्या है? अर्थात ये जो है 5 प्रकार की याचिकाएं दी गई है कि यदि नागरिकों को उनके मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं, तो इन याचिकाओं के द्वारा जो है उनके मौलिक अधिकार बहाल किए जाएंगे। जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश लेख है, प्रतिषेध लेख है, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार परीक्षा लेख है। इन जो है लेखों को जारी करके जो है उच्च न्यायालय जो है नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बहाल करता है। तो बात करते हैं मौलिक अधिकार जो है किस कमेटी की जो है अनुशंसाओं के आधार पर भारतीय संविधान में शामिल किए गए। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो मौलिक अधिकारों के लिए जो एक कमेटी बनी थी उसके अध्यक्ष जो है वल्लभ भाई पटेल थे, मौलिक अधिकारों वाली कमेटी की। लेकिन उसकी जो छोटी कमेटी थी मौलिक अधिकारों के लिए जो बनी थी, फंडामेंटल राइट के लिए, उसके जो मेन जो हेड थे वो जेवी कृपलानी थे। तो चलो अब डिस्कस करते हैं थोड़े से वन लाइनर क्वेश्चन शॉर्ट में। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कि इसको क्यों मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संपत्ति के अधिकार को जो है 44th संशोधन द्वारा हटाया गया, और इसको जो है भाग 12 में अनुच्छेद 301 के तहत जो है इसको जो है मौलिक अधिकार से इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा राज्य प्रदान करेगा। अनुच्छेद 20 और 21 में राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी में जो है अनुच्छेद 20 और 21 समाप्त नहीं होते। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अनुच्छेद 20 है राइट टू लाइफ, अनुच्छेद 21 है राइट टू लिबर्टी। ये जो दो अनुच्छेद है, जब नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति लगाता है, जब कोई दूसरा देश भारत पर आक्रमण कर देता है, तो उस अवस्था में नागरिकों के सारे मौलिक अधिकार जो है समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ नागरिकों के पास अनुच्छेद 20 और 21 रहता है, जो राइट टू लाइफ है और राइट टू लिबर्टी है। आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जो मैंने आपको बता दिया कि यह जो है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दिया गया है। इसको जो है हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, संविधान की जो है हृदय और आत्मा कहा जाता है, क्योंकि इसी जो है अधिकार के तहत नागरिक जो है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में अपने नागरिकों को प्राप्ति के लिए जाते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय करता है। जी हाँ, मौलिक अधिकारों की रक्षा जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। 42वें संवैधानिक संशोधन जो है 1976 में अस्तित्व में आया, यह भी सत्य है। मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो ये था मौलिक अधिकारों के बारे में। हमने जाना अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकारों का इतिहास क्या है। तो होप आपको यह जो है समझ आया होगा। और अंत में जो है आपसे एक बार फिर से गुजारिश है, यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।